जी आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं राशिदा दोहत के साथ, जो उमर रजा खान फाउंडेशन की सरबराह हैं। बहुत अरसे से इस फील्ड में काम कर रही हैं। इन्वायरमेंट में भी इन्होंने काम किया है कुछ अरसे, और डेवलपमेंट सेक्टर में तो है ही हैं। सो राशिदा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। दिस इज अ सीरीज दैट वी आर डूइंग ऑन कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म एज वेल एज how it reports on disasters, especially in the backdrop of floods of 2022. So Thank you welcome for to having me. our. So yeah, it's a pleasure to have you here. अच्छा, राशिदा, थोड़ा सा मैंने तारुफ करा दिया, बट आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जैसे भी आप चाहें, जो आप बताना चाहें लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा। जी, जैसे आपने कहा, काफी सालों से डेवलपमेंट फील्ड में हूँ। अभी मैं उमर असगर खान फाउंडेशन, मेरी जिम्मेदारी है सिंस आई बीन विद द फाउंडेशन फॉर 20 years नाउ। एंड उससे पहले डेवलपमेंट फील्ड में ही रही हूँ। कुछ अरसा मैंने एनवायरनमेंट में, जैसे आपने कहा, IUCN में काम किया है। That was the first my first job when I joined development. तो मेरी इंट्रोडक्शन ही एनवायरनमेंट से हुई, एंड I've seen it through my development work, because I feel कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को आप अलग नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, या तो राशिदा, हम बिल्कुल इनफॉर्मल सी गुफ्तगू करेंगे। नॉट नेसेसरीली कि आपको बहुत पता हो कि कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म क्या है, बट कभी सुना इसके बारे में, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया कि हम क्यों इस पे बात कर रहे हैं? सच्ची बात है, दिस टर्म वाज न्यू टू मी, तो मैंने आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, बट जो आपने थोड़ी सी गाइडेंस दी कि इट्स द वे ऑफ लुकिंग एट व्हाट आई वुड कॉल व्हाट जर्नलिज्म शुड बी, जो आजकल हम देखते हैं कि जर्नलिज्म के नाम पे काफी सेंसेशनलिज्म भी होती है, कमर्शलाइजेशन की वजह से भी you look at stories that are not the way investigative reporting should be. तो मुझे तो ये समझ आई, मगर अगर आप थोड़ा सा मजीद बता दें। बिल्कुल सही समझ में आया, बिल्कुल सही, बिकॉज आई थिंक इसका पूरा जो क्रक्स है वो ये है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन ट्रुथ और द इवेंट और व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, बगैर इसके कि हाँ, मतलब हकीकत को छुपाए के बगैर आप चीजों को कुछ इस तरह से बयान करेंगे, लोग बजाय ऐसे कि फ्रस्ट्रेट हों, ज्यादा डिस्परेशन में चले जाए, डिप्रेशन में चले जाए, उनको कोई एक वे फॉरवर्ड नजर आए, कोई सोल्यूशन नजर आए, कोई ऐसी चीज नजर आए कि हाँ ये तो हुआ है, मगर इसके आगे भी हम कुछ सोच सकते हैं, जो डे टू डे रिपोर्टिंग में हमें नजर नहीं आता, और इवन जो हमारे टॉक शोज होते हैं उसमें भी हमें नजर नहीं आता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो हालिया सैलाब हमारे गुजरे और अभी तक उसके असरात हैं पूरे मुल्क में, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने किन किन इलाकों में काम किया, और कैसे इस पूरे जो एक डिजास्टर सिचुएशन थी उसको कैसे आपने देखा, कैसे कैसे लोगों की इमदाद की आपने? As you said rightly, this is unfortunately Pakistan has dealt with a series of disasters. अगर हम 2005 के ज़लज़ले को देखें, उसके बाद एक मुसलसल जो है सीरीज डिजास्टर्स की चलती आ रही है। जो 2022 का फ्लड है, आई वुड से दैट वाज वन ऑफ द बिग डिजास्टर्स, that when you look at the scale of destruction, when you look at the numbers, 33 million people affected across Pakistan, incessant rain, etc., जो भी इसका cause रहा, तो definitely one would categorize that into a major disaster, major humanitarian crisis that we looked at. उमर असगर खान फाउंडेशन ने जो अपना किरदार अदा किया, हमने ज्यादा KP पे फोकस किया था, बिकॉज दैट्स वेयर वी आर बेस्ड, एंड उसमें जो ज्यादा मुतासिर इलाके थे, जैसे कोहिस्तान है, बहुत रिमोट इलाका भी है, एंड इट इज वेयर इंडस स्टार्ट्स, तो they were affected by the rains and also by the glacier melt, तो वो दोनों तरीके से अफेक्टेड हुए थे।
और फिर अगर आप डाउनस्ट्रीम चलते जाएं तो हमने कुछ इलाके जैसे नौशहरा वगैरह है वहाँ सपोर्ट दी थी, खास तौर पे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डेंगी, बिकॉज डेंगी की स्प्रेड काफ़ी आ रही थी, हमें कम्युनिटी से कॉल्स भी आ रही थी कि दे वांटेड सम असिस्टेंस ऑन दैट। तो जो इलाकों के एज यू माइट नो के काफी टाइम तक स्टैंडिंग वाटर था, वाटर ड्रेन आउट नहीं हुआ था, एंड दैट क्रिएटेड दीज हेल्थ इमरजेंसीज आल्सो। तो फूड की हमने कुछ 1 महीने की खुराक कुछ लोगों को फराहम की जो बहुत ज्यादा मुतासिर इलाकों में थे, और फिर बाद में हमने डेंगू प्रिवेंशन में वो एक छोटा सा किट सा होता है जिसमें रिपेलेंट्स एंड नेट्स वगैरह दी जाती हैं, वो कुछ इलाकों में हमने दी। तो दिस टाइम वी वर वर्किंग बोथ इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड वी ट्राइड टू रीच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। All right. Okay, so there are two ways of dealing with disasters. एक तो होता है कि आप immediate relief दे रहे होते हो कि जो लोगों को उसी वक्त चाहिए, एक होता है कि आप कुछ long term solution पे भी जाते हो. So has your organization focused on the latter कि वो long term कोई चीज ऐसी बताए prevention की तरफ, या how to take care of oneself when disasters hit people, especially women, because gender का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें. इसमें तस्नीम, we are right now implementing a project that is particularly looking at vulnerable groups. Vulnerable में जो माजूर अफराद होते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ख्वाजा सरा होते हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज में, तो हमने ये किया था कि जो उनकी मेन जो ज़रूरियात हैं वो भी ब्रॉट देम टुगेदर, और हमने उनसे पूछा था कि जी आप को जो इमीडिएट रिलीफ एंड लेटर रिजिलियंस की तरफ अगर जाना हो तो आपकी क्या मेन जो इंटरेस्ट है या जो डिमांड्स है, एंड देन वी गॉट देम टू engage with government. This is mostly खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ PDMA भी है और एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का डिपार्टमेंट भी है, जिसके अंदर PDMA आता है, 111122 आता है, सिविल जो डिफेंस आता है, जो जिसमें जो रिस्पॉन्ड करता है इमरजेंसीज को। अब उसमें इंटरेस्टिंगली जो एक बड़ी रिलीफ की सतह पे जो बात आई जो PWDs की तरफ से कि जी जो लोग आते हैं आपको हेल्प करने के लिए, they are not trained on how to evacuate persons with disability. So they get, they don't know कि अगर कोई शख्स चल नहीं सकता या अगर बिनाई का मसला है तो उनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए. एंड सो देयर रिकमेंडेशन वाज के people need to be trained to how to evacuate persons with disabilities. फिर ट्रांसजेंडर की तरफ से बात थी कि जी कई दफ़ा हम जब विमेन स्पेसिफिक देखते हैं, नीड्स देखते हैं, हम उसमें सैनिटरी पैड्स वगैरह देते हैं, एंड देयर पॉइंट वाज कि जी हमें तो वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, बट देन their interest was के when they are trying to access relief, तो where should they go, मतलब ना वो मर्दों में शुमार होते हैं ना ख़वातीन में, and their access needs to be clarified. People with जो religious minority community के लोग जो थे, तो उन्होंने ये बात की कि बहुत ज़रूरी है कि रिलीफ में कोई भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और ये हमने कई दफ़ा देखा है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ इलाकों में डिस्क्रिमिनेशन आपको नज़र आती है. मतलब मैं मिसाल दे देती हूँ कि जहाँ कुक्ड मील्स दिए जाते हैं तो जो भी डाइटरी रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका ख्याल नहीं रखा जाता है. तो अगर आप मिसाल के तौर पे कोई चिकन दे रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं
in a community which is dominated by Hindus, तो वो उसके कोई काम के नहीं है. तो their point was कि these things need to be taken care of. और ये जो सारी recommendations है वो हमने government की तरफ भेजी है, and we are now part of the gender and social inclusion का जो एक cluster है PDMA के साथ, which we hope that we will be able to use to make sure के policy changes आए, ताकि जो भी अभी भी जो हो रहा है और आइंदा जो भी disasters होंगे उसमें इन चीजों का खास ख्याल रखा जाए. I think these are very important points that you have indicated towards, और मेरा नहीं ख्याल कि आम लोगों को इनका थोड़ा सा भी कोई अंदाजा है. रिलीजियस माइनॉरिटीज का आपने बताया कि हाँ डाइटरी जाहिर है कि हर एक की अपनी वो होती है, हर शख्स हर चीज नहीं खाता या खाते, तो उसको कैसे आप ध्यान में रखें. ट्रांसजेंडर्स के क्या मसाइल होते हैं, अगेन पीपल विद डिसेबिलिटीज, हमारे यहाँ रिलीफ वर्कर्स को शायद ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो इवैक्यूएट कैसे कराया जाए. सो यू नो, कनेक्टिंग दैट विद द मीडिया, did you see anything on these issues that media discussed? क्योंकि media is the biggest source of information for people, और लोग देखते भी है, सुनते भी है, पढ़ते भी है. जी, मुझे जो मेरी नजर से गया हुआ था, because obviously अभी आजकल मीडिया बहुत ज्यादा है, and you know there are so many channels, there's social media etc. तो बहुत different kind. जो issue मैंने खुद देखा हुआ था, which I thought was a very important one, was the state of pregnant women who were affected by floods, and how it was because there were stories about women giving birth flood affected areas में, during flood भी था. तो जाहिर है जब आपका एक ऐसा डिजास्टर है जहां आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तबाह हो चुकी है, which is not just the health facilities वैसे ही कम है, मगर जो है वो भी तबाह हो जाए, मगर more importantly जो आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी मोबिलिटी है, जो आपका एक्सेस है to medical facilities अगर affect हो जाए, then in that case even something like a pregnancy can become a very big issue. And I saw several stories that were very well done on the need to focus on the needs of pregnant women in flood affected areas. On PWDs etc. मैंने as such कोई stories इतनी देखी नहीं है, मेरी नजर से नहीं गुजरी है. But I think these are important issues that must be taken into account, because unfortunately the floods of 2022 is not the last disaster. Disasters is a way that we have to deal with. We have to develop better ways of responding to it and developing a resilience के अगले disaster में जब हम affect हो तो इतना ज़्यादा affect ना हो, और जो vulnerable लोग हैं उनकी जो ज़रूरियात है उसका खास ख्याल रखें. अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि आपने स्टोरीज देखी, सो वुड यू से कि ये ज्यादातर प्रिंट मीडिया में थी और भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, या आपको ये 24/7 चैनल्स जो हैं इसमें भी नजर आया इस किस्म की स्टोरीज? मैंने खुद तो 24/7 चैनल्स पे देखी थी, and there were visuals also. There were I thought it was sensitively presented without sensationalizing it. I think जो मुझे अच्छा लगा जो story मैंने देखी थी कि they were trying to highlight the issue with and still, you know, being very sensitive to the privacy of the people involved. So I thought that was nicely done, and I would commend कि हाँ एक important issue को फिर उन्होंने raise किया, media ने raise किया. So yeah, so that I think that is an improvement from जो हमने 2005 के ज़लज़ले में देखा था, because उस वक्त बिल्कुल एक नया था 24/7 channels का पाकिस्तान में, and then we saw a lot of sensationalism, we saw a lot of unethical content as well on television channels. So I think उससे अब हम काफी हम आगे आ गए हैं और हमने कुछ सीख लिया है. So my next question would be कि मीडिया में जब हम
डिजास्टर्स की खबरें देखते हैं, और वो चाहे जलजले की हो, चाहे वो सैलाब की हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, इज इट कि ये हम इवेंट बेस्ड ही रखें इस पूरी कवरेज को, या हम पूरे साल इस पे ओकेजनली, इनफैक्ट रेगुलरली बात करते रहे, ताकि लोगों के जहन में ये रहे कि हाँ, ये चीजें कभी भी हो सकती हैं। आई थिंक तस्नीम, बिल्कुल आई वुड एग्री विथ यू कि अगर हम 2005 के जल्जले को याद करें, जब मीडिया की प्रोलिफरेशन जरा निस्बतन नई थी, तो उसमें कई चीजें हमने देखी कि इंजर्ड लोगों की तस्वीर भी नजर आ रही थी। इवन पीपल हु डाइड, उनकी तस्वीर जो है, जो एज यू से बिल्कुल अनएथिकल है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है मीडिया इज कम अ लॉन्ग वे। मगर जो आप बात कर रहे हैं, मेरा अपना तजुर्बा ये है कि वी हैवंट रीच्ड दैट येट। आई थिंक इट्स स्टिल event based, and only if the event is to the magnitude that will catch public attention. अगर कोई निस्बतन छोटा इवेंट होता है, मैं मिसाल अभी पिछले दिनों एक जलजला आया मार्च जिसमें में, हम सब मिल गए। जिसमें हम सब मुतासिर हुए, तो ये जरूर आया, मगर इट वेरी एंड पीपल डाइड, देयर वर 10 डेथ्स इन केपी रिपोर्टेड, मगर वो बड़ी जल्दी जो है वो स्क्रीन से खत्म हो गया। आई थिंक इट प्रोबेबली लास्टेड जस्ट फॉर अ डे और सो, एंड जैसे ही आ गया कि अच्छा जी, ये स्वात में घर गिर गए और ये लोग डेथ हो गई, इतनी डेथ्स हो गई, ये वो, एंड देन इट वाज डन। तो सिमिलरली अगर आप फ्लड्स को देखते हैं, ऑब्वियसली जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, रिहेबिलिटेशन तो लंबा काम होता है, उससे ज्यादा जो लंबा काम होता है वो रेजिलियंस डेवलपमेंट का है। अगर हम इस फ्लड्स को देखें, तो यकीनन ये बात भी सही है कि वी आर नॉट carbon producing country, so in some ways we are a victim of climate change, जो हमें ये जो सीजनल चेंजेस नजर आ रही हैं, जो इंक्रीज्ड रेनफॉल नजर आ रही है, but at the same time we also need to look at our own faults. For example, कि अगर जो इतना अनयूजुअल किस्म की बारिश हुई, तो क्या हमने वो सिस्टम बनाए हैं जहां जो पानी को निकालने, ड्रेन करने की मैकेनिज्म होनी चाहिए। एंड अ लॉट ऑफ द डिजास्टर दैट वी सी, स्पेशली सिंध में जो हम देखते हैं, या बलूचिस्तान में हम देखते हैं, या अगर आप यहाँ डेरा इस्माइल खान की भी जो डेवस्टेशन देखते हैं, तो डेरा इस्माइल खान में इतनी बारिश नहीं हुई है, मगर वो पानी जो है वो आया है बलूचिस्तान से इनटू डेरा इस्माइल खान। सो where do we have effective drainage mechanism? तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि जी हम तो नहीं इतना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, तो वी आर जस्ट विक्टिम्स। We are victims, but we have to take our own responsibility also. अब ये जो issues हैं resilience development के, जो rehabilitation के issues हैं, उसको हम इतनी मीडिया में वो पजीराई हम नहीं देखते, इतनी कवरेज नहीं देखते जो जितनी डिजास्टर की देखी थी। डिजास्टर के वक्त बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हुई, एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है रिपोर्टिंग, अदरवाइज आपको एक्सटेंट ऑफ डिजास्टर भी नहीं पता चलता है। मतलब मिसाल मैं आपको देती हूँ 2005 के जलजले की, कि जब वो जलजला हुआ, आई माई सेल्फ वाज इन इस्लामाबाद, और वो एज व यू तस्नीम, तो वो अगर आपको याद है कि जो पहला न्यूज़ ब्रेक हुई वो मरगला टावर्स के गिरने, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के जरिए पता चला कि ये कितना वाइड स्प्रेड है, और ये कहाँ कहाँ तबाही हुई। एंड इनिशियल जो रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट दे रही थी, they were only thinking of about 1,000 people affected. But then as the private media came in and they covered very well, they gave us a better picture of what was happening.
अच्छा, nonetheless, ज्यादा फिर वही बात जो होती है कि ऑप्टिकली क्या आपको नजर आता है ना, तो उस वक्त जाहिर है बालाकोट का जो टाउन था वो हर जगह आपको नजर आता था, क्योंकि बिल्कुल। उसकी जो बिल्डिंग्स गिरी हुई थी तो वो ऑप्टिकली एक डिजास्टर को रिप्रेजेंट कर रही थी। मगर जो रूरल एरियाज थे, जो एबटाबाद में रूरल एरियाज थे, जिसमें बहुत सारे लोगों के घर गिर गए, वो बज़ाहिर इतने नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि मट्टी के मकान होते हैं, वो गिर जाए वो पहाड़ में ही नजर आते हैं, तो वो ऑप्टिकली ऐसा नजर नहीं आता है। सो वी फेल्ट के एट दैट टाइम, in fact, Ahmedabad was not even included in the early estimations of जो areas जो ज्यादा affected है। हालांकि Ahmedabad जो है वो टेरिटरी जो है वो कंटिग्यूस है फ्रॉम कश्मीर, जो एपिसेंटर था इस 2005 अर्थक्वेक का। तो वो चीजें भी आपको नजर आती हैं। आई वुड से कि मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल है इन मेकिंग श्योर दैट द एक्सटेंट इज information on the extent is given to the public, but also at times they too lack the capacity to look at the full extent, and they tend to go to things that can be visually tell the story in some ways. And I remember कि आपके साथ हमने मिलके वो रेडियो प्रोग्राम्स किया था, जहाँ हम गांव-गांव जाके लोगों की स्टोरीज जो है रिकॉर्ड की थी। तो आई थिंक वो उस लेवल की जो मीडिया कॉन्शियसनेस है या जो कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म जो आप कह रही हैं, वो इतनी परवेसिव नहीं है। कुछ जगहों पे आपको नजर आती है, मगर यू डोंट सी इट अक्रॉस द मीडिया लैंडस्केप। सो वुड बी से कि हमें मीडिया को या जर्नलिस्ट को ट्रेन करने की ज्यादा जरूरत है ऑन डिजास्टर रिपोर्टिंग, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने उस वक्त आपके साथ भी हुआ विद एशिया फाउंडेशन एट दैट टाइम, और हमने मिलके जर्नलिस्ट्स के लिए पूरी एक 3 दिन की वर्कशॉप की। देन वी टुक देम टू ऑल दीज एरियाज, और ये वो जर्नलिस्ट है जो उन इलाकों से आए थे जहाँ पर जलजिला नहीं आया था, सो दैट दे कुड सी कि हाँ जलजिले के बाद क्या हालात थे। और a lot of them did report very effectively कि हाँ these are the real issues that we need to highlight। मगर जाहिर है कि वो प्रोजेक्ट बेस होता है, वो एक ट्रेनिंग हमने की वो खत्म हो गई। shouldn't this be like a continuous process, media houses के अंदर भी और even donor agencies should be looking at it? I totally agree। और तस्वीर उसके बाद भी हमने कुछ किए हुए थे, I'm sure और लोगों ने भी की होंगी। एक हमने रिपोर्टिंग की, डिजास्टर रिपोर्टिंग पे तलत के साथ भी, तलत हुसैन साहब के बिल्कुल। करवाई थी ट्रेनिंग। And I think that is absolutely needed, and that should be done, and it should be done, as you're saying, it should be institutionalized, जहाँ investigative reporting की ट्रेनिंग करवाते हैं मीडिया हाउसेस, तो डिजास्टर की कैसे रिपोर्टिंग करें शुड बी पार्ट ऑफ इट। मगर आई थिंक के जो प्रेशर्स होते हैं मीडिया के ऊपर, उसके अंदर मेरी सजेशन एक और ये होगी कि they need to develop linkages। So for example, जो organizations हैं like us, और ऐसा होता भी है, मीडिया हमारे पास आता भी है कि अगर साथ मिलके काम करें, क्योंकि जो लोग ऑन द ग्राउंड होते हैं, ऑब्वियसली दे आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। तो आई थिंक लिंकेजेस है, मगर उनको बेहतर करने की जरूरत है। rather than everybody trying to go after the story, if better linkages are created between people who are on the ground and the media, then that can be a win-win situation, because the need for people on the ground to tell the story is also important। क्योंकि जहाँ जो एक्सटेंट है डिजास्टर की, अगर वो किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो ना आप गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना किसी और का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर साथ मिलके काम करें तो शायद चीजें बेहतर हो सकती हैं। और राष्ट्र इसके साथ साथ ये भी एक ख्याल आता है कि कौन सा मीडिया ऐसा है जो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है।
इज इट टेलीविजन या सोशल मीडिया पे हम आएंगे? न्यूज़पेपर्स तो वैसे ही लिटरेसी रेट कम है, और बहुत सारे इलाकों में आपको पता है जहाँ पे आप काम करेंगे शायद अखबारात होते ही नहीं है, या वो लोग उस जबान से वाकिफ ही नहीं है। सो आपके ख्याल में कौन सा मीडियम है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, स्पेशली जब disasters happen, and how do we then reach out to more people? ये तो आपका फील्ड है तस्नीम, यू नहीं, एक्सपर्ट मैं ऑन आपसे दिस। सुनना चाह रही थी। मगर as a viewer मैं बताऊं कि I think to me each media has its strengths and weaknesses. तो in the case of television obviously the visuals जो है वो बहुत important होती हैं, कि जब आप visuals दिखाते हैं तो you touch people through the visuals, and उसका कोई नेमो बदल नहीं है। जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत हम चीजें जो उसकी डाउन साइड्स हैं, कि एथिक्स के जो मसले हैं या जो issues हैं with how things are doctored etc, वो एक अलग इशू है। मगर आई थिंक सोशल मीडिया का जो एक एडवांटेज है कि ये फौरी जो है चीजें ना, एवरीबडी हैज अ फोन। तो बहुत दफा मैं अभी जो ये फ्लड आया 2022 में, तो जब मैं कोहिस्तान गई, मैं उनसे पूछ रही थी कि जी व्हाट हैपन, तो देयर वर अ लॉट ऑफ वो फोन में फुटेज लोगों ने ली हुई थी while the water was there, और वो जो फुटेज है all it took was a mobile phone, nothing else, अगर वो सोशल मीडिया पे चली जाए, या अगर आपको याद है वो जो बहुत एक अनफॉर्चुनेट केस था अबाउट द 5 फैमिली मेंबर्स जो कोहिस्तान में they were not rescued, only one of them was rescued क्योंकि वो पानी का लेवल बहुत हाई हो गया था। Now we only found that out because of a cell phone footage, अदरवाइज तो किसी को पता ही ना चलता कि जी ये भी इंसिडेंट हुआ है, स्पेशली जब रिमोट एरियाज में आप काम करते हैं। तो आई थिंक कि सोशल मीडिया और जो जिसको सिटीजन जर्नलिज्म कह दें, उसकी भी बहुत पॉजिटिव एलिमेंट्स भी है, मगर जो उसकी नेगेटिव चीजें हैं, जो फेक न्यूज आती है या जो डॉक्टर आती, उसको कैसे फिर कंट्रोल किया जाए, आई थिंक वो एक अलग बात है। मगर उसकी एक पोटेंशियल भी है कि वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को फौरी तौर पे पेश कर सकता, ऑलमोस्ट रियल टाइम पे कैसे पेश कर सकता है। और जो रीच रेडियो की है वो भी अनपैरेलल्ड है, पर ऑब्वियसली रेडियो लैक्स द पावर ऑफ शोइंग द विजुअल्स, तो वो जहाँ विजुअल्स नहीं आते हैं, मगर रेडियो की जो आउटरीच है वो डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ टेलीविजन, it is still the one that reaches to every village, every area of Pakistan. तो मुझे लगता है कि हर की I would hesitate to say कि which one is more or less, but I think हर का एक रोल हो सकता है if they play that role in ensuring that people get information on what is going on. So you think that because of cell phones and people becoming a little tech savvy, so there is this element of getting out the information, and a lot of people send it to channels, तो वो citizen journalism का element देखते तो हैं, and again जैसे आपने कहा कि इसमें fact checking और fake news भी आ जाती है। in your work, especially अगर हम floods की बात करें 2022 की, did you see कि बहुत ज़्यादा citizen journalism हमें नजर आई, getting the images to people or the news to people, या सिर्फ थोड़ा सी हमें कुछ नजर आया? जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको कहीं ना कहीं फुटेज मिल जाती है, मगर क्योंकि इन लोगों का एक्सेस नहीं होता है टू द मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स, तो उन तक पहुंचना जरा मुश्किल होता है। मगर इवन इन स्मॉल विलेजेस अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली मेन, खवातीन के कम होता है
उनके पास अपने फेसबुक अकाउंट्स होते हैं, वो उस पे लगा देते हैं, यू नो। इवन इन कोहिस्तान, जो बहुत दैट वे बहुत ही रिमोट एरिया है, मगर उसमें बहुत सारी जो जो इमेजेस थी, जो फुटेज थी, वो उनके वो फेसबुक पेजेस पे आ गई थी, एंड दैट वे यू नो दे गॉट इट टू अ लार्जर ऑडियंस. बट a lot of times my experience is कि because they lack the access to any mainstream channel ना, और फिर जाहिर है अगर mainstream channel तक access भी है तो mainstream channel would definitely, one hopes, will go through fact checking before using any footage. तो ये दोनों तरफ से थोड़ा सा कोई ट्रस्ट बिल्डिंग, कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग करने की जरूरत है, ताकि यू नो बेटर अरेंजमेंट्स कैन बी मेड. अच्छा, अभी आपने एक बात की है, दैट्स ऑब्वियसली वेरी रेलेवेंट, कि मर्दों के पास ज्यादा एक्सेस होती है इवन सेल फोन्स की या फेसबुक पे जाने की, बिकॉज खवातीन को आइदर परमिशन नहीं होती या उनके पास वो सेल फोन होते ही नहीं या उनको दिए नहीं जाते. सो जेंडर इक्वालिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कितना आपको नजर आता है, बिकॉज यू वर्क इन वेरी हार्ड कोर patriarchal areas. How have you actually, you think, have made any difference in the mindsets towards gender equality with or without disasters in normal days? कुछ फर्क आया है? Relatively तो obviously you know बेहतर है if you think like 10 years ago or something, मगर ख़ास तौर पे जो कंजर्वेटिव एरियाज हैं वहाँ ख़वातीन के पास सेल फोन होना कैन इवन मीन लाइफ एंड डेथ. हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ जस्ट द mere यूजेज ऑफ अ मोबाइल फोन कैन लीड टू ऑनर, सो कॉल्ड जो ऑनर किलिंग होती है. बहुत सारे केसेस ऐसे हैं. और उस वजह से जिन इलाकों में हम काम करते हैं, अगर ख़वातीन के पास मोबाइल फ़ोन होते भी हैं तो दे कीप चेंजिंग द नंबर्स बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट. अच्छा, और एक और इसकी साइड ये भी है कि आपको हरासमेंट का भी एक एक्सपीरियंस होता है या उसका थ्रेट होता है. तो the ability to even show your identity is very restricted because of these issues. तो फैक्ट चेकिंग आप कहाँ से करेंगे जहाँ लोग अपनी आइडेंटिटी जो है वो एज अ टैक्टिक नहीं दिखाते हैं, यू नो. इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टू, मगर ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं दिखाते, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी नहीं दिखाते हैं, कोई और नाम से अपने आप को दिखा रहे होते हैं. फेसबुक में तो बहुत ज्यादा ये है सूडोनिम्स का इस्तेमाल, बिकॉज दे डोंट वांट पीपल टू नो के किसका एक्चुअल पेज है ना. तो यकीनन बहुत ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में जो एक थ्रेट ऑफ वायलेंस है ना, दैट इज अ रियल कंसर्न. और ये हर जगह है, ये सिर्फ केपी की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में केसेस हैं जहां खवातीन को एक तो मोबाइल फ़ोन देना जो है वो बुरा समझा जाता है. अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो बड़ी आसान हो जाती, मलाइनिंग बहुत आसान हो जाती है, और खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी सस्पिशन भी हो तो इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन, यू नो. तो जब आप ये देखते हैं तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइड है between the genders, मगर we must overcome it, क्योंकि जो डिजिटाइजेशन की जो पॉजिटिव बातें हैं, जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, मतलब मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर यू नो स्ट्रैंडर्ड, फर्ज करें सैलाब में कहीं अगर आप स्ट्रैंडर्ड है कहीं, तो अगर आपके पास फ़ोन है तो यू कैन एक्चुअली बी ट्रेस्ड कि आप कहाँ पे है, यू नो. तो वो जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हाईलाइट करने की जरूरत है, बट ऑब्वियसली जो नेगेटिव एलिमेंट्स है उस पे भी कंट्रोल करने की जरूरत है. All right, so the last question would be, what do we do from now, like from here? क्योंकि हमारा पूरा जो पॉडकास्ट की सीरीज है उसका हमारा
जो टाइटल है वो यही है कि यू नो व्हाट नाउ, आगे क्या, हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, हाउ डू वी कंबाइन कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म, मीडिया, पीपल, डिजास्टर्स, यू नो आगे हम किस तरह से चीजों को ले जा सकते हैं, स्पेशली डेवलपमेंट सेक्टर। My suggestion on that would be to focus on resilience issues, not to say कि जी जो areas affected हैं उसकी rehabilitation को छोड़ दिया जाए, उसको यकीनन focus में रखना बहुत जरूरी है, because अभी भी जो है, जो areas 2022 के flood से affected हुए उसमें rehabilitation नहीं हुई है। वो अभी भी कई जगह लोग जो है, सिंध में जैसे हमने देखा है कि जब लोग वापस भी जाते हैं तो पूरे पूरे गांव के लैंडमार्क्स ही खत्म हो गए, उनको पता ही नहीं है कि उनका घर कहाँ था, उनका लैंड कहाँ था। तो आई थिंक वो जरूर करना चाहिए। मगर उसके अलावा क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक हकीकत है, ये डिजास्टर्स जो है वो एक हकीकत है और आती रहेंगी। तो अगर मीडिया इस पे भी थोड़ा सा फोकस करे कि हर इश्यू में अब हमें रिजिलियंस की बात करनी चाहिए, ताकि जो अगला डिजास्टर आता है तो हम बेहतर उसका मुकाबला कर सके। मतलब मिसाल ये है कि अर्थक्वेक का अगर आप ले लें, कि अगर बिल्डिंग लॉज की पासदारी हो सके, या जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी बन चुकी हैं उसमें रेट्रोफिटिंग हो जाए, तो earthquakes are in fact, I'm sure Tasneem, are supposed to be the least destructive. जापान इज द बिगेस्ट एग्जांपल, क्योंकि उन्होंने उनकी बिल्डिंग्स इसी तरह की बनाई गई है कि वो वो अर्थक्वेक उसके आएगा तो उसके कोई साथ ही हिलती हैं, या इस तरीके से बनाई हुई है। और हमें भी उस तरफ जाने की जरूरत है, बिकॉज जो अर्थक्वेक में जो नुकसान होता है वो बिल्डिंग से के गिरने से नुकसान होता है, अदरवाइज ऐसा अर्थक्वेक से नुकसान नहीं होता है। और ये हमने 2005 के जलजले में देखा भी है, क्योंकि जो रूरल एरियाज में फर्टेलिटीज जो है वो कम हुई, वो इस वजह से कि अगर आपको याद है वो भी रमजान का वक्त था और वो घास कटाई का टाइम था, तो लोग जो है वो सहरी के बाद जो है वो फील्ड में चले जाते हैं। तो और कई इसीलिए औरतों की डेथ ज्यादा हुई थी, बिकॉज वो घर पे थी, मर्द ज्यादातर बाहर थे। जी, और जो अगर बालाकोट वगैरह में देखें, उनमें जो जो फर्टेलिटीज हुई या जो स्कूलों में फर्टेलिटीज हुई, वाज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर्स being destroyed, not because of the earthquake as such. तो आई थिंक कि ये चीजें अब हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कहें कि अच्छा चले हो गया, लेट्स मूव ऑन, तो वो लेट्स मूव ऑन वाला ऑप्शन अब नहीं है, क्योंकि डिजास्टर्स आते ही रहेंगे। अगले फ्लड्स भी आएंगे, ज्यादा इंटेंसिटी से आएंगे, या ज्यादा इंटेंसिटी से हम देख रहे हैं। आई बीन इन इस्लामाबाद फॉर द लास्ट 25 years, मगर मुझे लगता है कि पिछले कोई 5-10 साल में जितनी फ्रीक्वेंटली जलजले या ट्रेमर्स आते हैं वो इतने पहले नहीं आते थे। तो वो और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। आपको हर दूसरे तीसरे महीने टर्की में है या अफगानिस्तान में या इधर है या उधर है। अगर आप पहले देखें, 20 साल पहले देखें, इतनी फ्रीक्वेंटली ये नहीं आते थे। और फ्लड्स भी अगर आप देखें कि इवन नाउ we've had unusual rains even in the last few days, जो इतनी बारिशें नहीं होती। अब अंदाजा नहीं है कि हाउ मॉनसून विल प्ले आउट। तो we need to keep the focus on these issues, ताकि we are not only able to ensure rehabilitation, but we are able to prepare for the next disaster and be more resilient, कि इतनी ज्यादा कोशिश करें कि जितनी भी उसकी तबाही है वो कम से कम जो है लोगों को मुतासिर हो। Yeah, I think that's the key word, resilience, or building resilience. So thank you so much, Rashda, for speaking to us and giving us so much of insight, क्योंकि आपने फील्ड में काम किया हुआ है। क्योंकि हमने सिंध के लोगों से बात की, जब ग्राउंड में काम करें, उनकी अपनी रियलिटीज हैं, बलूचिस्तान की अपनी है, स्वात की अपनी, आपने कोहिस्तान वगैरह में काम किया। सो हर एक रीजन की अपनी ग्राउंड रियलिटीज होती है।
Thank you so much for giving us the time, and I hope कि जो लोग सुनेंगे देखेंगे podcast, so hopefully they'll be able to take the message forward and spread the message as well. So thank you Thank you again. very much.